हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलिजा वेदन पोएट्री के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपके पार्ट 1 में ये आपको 20 मार्क कवर करता है ग्रुप बी में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपके एलएनएम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स में पेपर 1 में आपके 5 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। अब ये क्या है, ग्रुप बी में आपके पोएट्री सेक्शन जो है उसमें से ये आपके 20 मार्क कवर करते हैं और ये इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाने का, क्योंकि रिश्ते में ये आपकी क्या लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। इसलिए इसको भूल के भी छोड़ के मत जाइएगा। और इस पर बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया गया है, इसलिए इस अच्छे से इस नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और इसी को जाके छाप देना, ठीक है। तो एलिजा वेदन पोएट्री का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद आपकी दूसरे पोएट्री पर जितने पोएट्री तो 3-4 हम पढ़ाएंगे, इसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बस पढ़ाएंगे। तो उन चारों को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ जाके याद वाद करके अच्छे से जाइएगा, मस्त से छाप के आइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, एलिजा वेदन पोएट्री क्या है। तो एलिजा वेदन पोएट्री देखिए, इसको अच्छे से हम डिफाइन करते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें सबसे पहले लिखेंगे। जब भी हम किसी आंसर को लिखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को तो लिखेंगे ही। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, एलिजा वेदन एज इज द ग्रेट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एलिजा वेदन जो एज है वो ग्रेट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। उसके बाद द पीरियड फ्रॉम 17 नवंबर 1558 टू 24 मार्च 1603। ये जो पीरियड है कब से कब तक रहा, 17 नवंबर 1558 से 24 मार्च 1603 तक के पीरियड को, टाइम को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं किसके टाइम से, क्वीन एलिजा वेदन के टाइम से। अब क्वीन एलिजा वेदन कौन था, क्वीन एलिजाबेथ कौन थी, तो देखिए ये महारानी थी, क्वीन थी कहाँ की, इंग्लैंड की। और ये कब बनी थी, उस सिंहासन पे कब बैठी, तो 17 नवंबर 1558 से लेकर 1603 तक ये बैठी रही। और इन 24 मार्च 1603 को ये मर गई थी। तो इस दोनों के बीच में का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं एलिजा वेदन टाइम, एलिजा वेदन एज, ठीक है। और इसमें जितने भी पोएट्री वगैरह लिखे गए उसी को बोलते हैं एलिजा वेदन पोएट्री, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, एलिजा वेदन इज द ग्रेट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द पीरियड फ्रॉम 17 नवंबर 1558 टू 24 1603 इज कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए, क्वीन एलिजाबेथन इज कॉल्ड वर्जिन क्वीन बिकॉज शी नेवर गोट मैरिड। और इसे क्वीन एलिजाबेथ को क्या बोला जाता था, वर्जिन क्वीन। वर्जिन का मतलब क्या होता है, जो कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई रहती है, मतलब कुमारी लड़की समझिए। तो वर्जिन गर्ल बिकॉज शी इज नेवर गोट मैरिड, वो कभी शादी नहीं की थी। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, एलिजाबेथ, एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो नोन एज रेनेसा, रेनेसा शेक्सपियरियन एज, रेनेसा एंड शेक्सपियरियन एज। रेनेसा और शेक्सपियरियन के बीच में और होगा, और का इस्तेमाल होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो देखिए, एलिजाबेथन इज ऑल्सो नोन एज रेनेसा। इसके बाद शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं इसको। और शेक्सपियरियन एज, दिस एज इज कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो देखिए, इसके एलिजा वेदन पोएट्री के 3 नाम हुए, एलिजा वेदन पोएट्री, रेनेसा और तीसरा शेक्सपियरियन एज, ठीक है। अब शेक्सपियरियन एज क्यों बोलते हैं, तो देखिए इस टाइम की सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट जो था शेक्सपियर था, विलियम शेक्सपियर, इसीलिए इसे शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है। अब रेनेसा क्या है, तो देखिए रेनेसा का मतलब होता है पूर्ण जागरण, पूर्ण उत्पत्ति किसी का। तो यहाँ पे जो उस टाइम में जो था ना, पूरी तरीके से सभी कुछ डेवलप होने लगा था। तो डेवलप होने लगा था, इसलिए इसको रेनेसा भी बोला जाता है, एलिजाबेथन पोएट्री भी बोला जाता है और शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो एज था, ये गोल्डन एज था किसके लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है। अब इंग्लिश लिटरेचर के लिए गोल्डन एज था, तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब इसके बाद देखिए क्या है, इट हैज़ प्रोड्यूस फ्लोरिंग ऑफ पोएट्री। बहुत सारे पोएट्री ये इस एज में प्रोड्यूस हुए थे। इसके बाद क्या है, विद न्यू फॉर्म्स लाइक सोनेट, सोनेट के फॉर्म में, फिर लाइक्स स्पेंसरियन स्टेंजा एंड ब्लैंक वर्स। अब देखिए, इस एज में जो प्रोड्यूस हुए, जो नया नया उत्पत्ति हुई, ये सोनेट की हुई, स्पेंसरियन स्टेंजा की हुई, ब्लैंक वर्स की हुई, एज वेल एज प्रोज की हुई, बहुत सारे प्रोज इंक्लूडिंग हिस्टोरियल क्रोनराइज एंड पैम्पलेट्स, और बहुत सारे पैम्पलेट्स लिखे गए, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, सोनेट क्या होता है, ये आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, दिस एज इज द फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ ड्रामा एंड सेकेंड ग्रेट एज ऑफ पोएट्री। और ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट एज है ड्रामा के लिए, और ये ग्रेट सेकेंड एज किस लिए, सेकेंड ग्रेट एज था पोएट्री के लिए। तो आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये है, इसके बाद भी है बहुत सारी चीज़ें, तो आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपके सेकेंड पार्ट में देखिए आपका क्या है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू दिस एज क्या है,
डेवलपमेंट ड्यू टू दिस एज इन इंग्लैंड, इसके इंग्लैंड में ये जो एज आया था इससे क्या डेवलपमेंट हुआ था, तो वहाँ पे इस एज को आने से सबसे पहला फ़ायदा हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हुई, तो देखिए वेरियस वॉर्स वी आर टेकिंग प्लेस बिफोर द एसेसन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बट देयर वर नो वॉर्स इन द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस प्रकार से हुई जब जो एलिजाबेथ नहीं थी उस टाइम में, देखिए एलिजाबेथ जब तक नहीं थी वहाँ पे, वहाँ जब महारानी नहीं बनी थी तब तक वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ वहाँ पे शासन करने लगी तो वहाँ पे नो वॉर्स होने लगे, बहुत ही कम वहाँ पे ना के बराबर वहाँ पे वॉर हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज देयर वेयर नो वॉर्स, और जब वहाँ पे लड़ाई ही नहीं हुआ तो नो पीपल स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स वेरियस अदर आर्ट फॉर्म, और जब वहाँ पे लड़ाई नहीं हुआ तो सब लोग शांत से बैठे थे, वहाँ पे घर पे बैठे थे, तो वहाँ पे क्या उत्पत्ति हुई, आर्ट फॉर्म की। उसके बाद वहाँ पे लिटरेचर का बढ़ावा मिला, सब बैठे थे, अच्छे से बैठे थे वहाँ पे, मान लीजिए एकदम आराम से, तो वहाँ पे बैठे में क्या होगा, आर्ट की उत्पत्ति हुई, वहाँ पे बहुत सारे वेरियस वेरियस लिटरेचर की उत्पत्ति होने लगी उस टाइम में, तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बन गई और यहाँ पे लिटरेचर को भी फ़ायदा हुआ। इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की भी बहुत अच्छी से हेल्प हुई। अब इसकी कैसे हेल्प हुई तो देखिए, ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन होने के कारण लॉट्स ऑफ बुक, बहुत सारे बुक लिखे गए, रिटेन इन सर्कुलेटेड इन द सोसाइटी, बहुत सारे बुक उस टाइम में लिखे गए हैं इसके प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के कारण, और वो पूरे सर्कुलेटेड किए गए पूरे सोसाइटी में। और प्रिंटिंग प्रेस वाज वन सच इन्वेंशन दैट चेंज द सीन ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड, और ये जो प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक सारे के सारे बुक बने, इससे क्या हुआ, पूरे के पूरे में यहाँ पे बुक सर्कुलेट किए गए, और सर्कुलेशन से सारे लोगों की नॉलेज बढ़ी, बहुत सारी लिटरेचर पर बहुत सारी बुक लिखी गई उस टाइम में, और पूरे इंग्लैंड में पूरे उसको सर्कुलेट किया गया, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके बाद डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये 2 बार लिखा गया है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम बता दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, द इंग्लैंड रेनेसा वाज मूवमेंट इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट की जगह पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ तीसरा पॉइंट पे रेनेसा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो देखिए द इंग्लैंड रेनेसा वाज अ मूवमेंट इन इंग्लैंड, और जब रेनेसा आया इंग्लैंड, पहले इटली में शुरू हुआ था ये। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द रेनेसा वाज अ मूवमेंट इन इंग्लैंड, द एलिजाबेथ एरा इज यूजुअली रिगार्डेड द हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। अब रेनेसा की जब वहाँ पे पूर्ण जन्म हुआ, वहाँ नॉलेज की बढ़ने लगी सारी कुछ, तो देखिए ये एलिजाबेथन एज में अपने पीक पे था, वो नॉलेज बढ़ने की जो प्रवृत्ति थी वो रेनेसा में, वो एलिजाबेथन एरा में बहुत ही पीक पे था, ये अपने हाइट पे था, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ आने लगी, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होने लगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए द मोस्ट पॉपुलर, वहाँ तक 3 गो कारण हो गया आपका। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन एलिजाबेथन एज वेयर पोएट्री एंड ड्रामा। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस टाइम में जो एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा क्या लिखे जाने लगी, पोएट्री एंड ड्रामा, ठीक है, पोएट्री और ड्रामा बहुत सारे लिखे जाने लगे। उसके बाद है एलिजाबेथन पोएट्री इज़ नोटेबल फॉर मैनी फीचर इंक्लूडिंग सॉनेट फॉर्म लैरिक्स एंड उसके बाद क्या, ब्लैंक वर्स। और एलिजाबेथन पोएट्री जो है नोटेबल क्यों मानी जाती है, सोनेट के लिए, सोनेट जो उस टाइम में फॉर्म हुआ था, लैरिक के लिए, ब्लैंक वर्स के लिए, ठीक है। तो इस टाइम में बहुत सारे ड्रामा लिखे गए, पोएट्री लिखे गए। तो चलिए सबसे पहले हम सोनेट की बात करते हैं। तो देखिए सोनेट क्या होता है, तो सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोएट्री होती है, 14 लाइन्स में लिखी जाती है, और क्या है, सोनेट वॉज बिकम वेरी पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज, और इसमें बहुत बहुत ही पॉपुलर हुई थी सोनेट, जैसे कि पेट्रोर्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है। इस सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन होता है, इसमें से 4 लाइन की 3 स्टेंजा होती है, और सारे क्वार्टरन में, क्वार्टरन मतलब 4 लाइन्स की स्टेंजा को हम क्वार्टरन बोलते हैं, तो 4 लाइन हो गया, 12 लाइन हो गया, और 2 लाइन क्या होते हैं, कपलेट फॉर्म में लिखी रहती है, ठीक है। तो यही है शेक्सपियरियन सोनेट। इसी प्रकार पेट्रोर्कन सोनेट भी लिखा जाता है, उसमें क्या है, सम फेमस सोनेट के नाम, यहाँ पे ई होगा, तो सम फेमस सोनेट के नाम, जब हम इसको आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे तो सारा कुछ सही कर देंगे। तो सम फेमस सोनेट के नाम बताएं, सम फेमस सोनेट जो लिखे गए थे, ये देखिए सर फिलिप सिडनी द्वारा क्या लिखा गया था, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1591 में लिखा गया था। दूसरा है समेट डेनियल के द्वारा डेलिया लिखा गया था 1592 में। तीसरा है एडमंड स्पेंसर एमरडेटू 1595 में लिखा गया था। ये जो है 3 बहुत ही फेमस सोनेट लिखे गए थे उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैरिक। लैरिक क्या होता है, एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जो पोएट होते हैं अपना
पूरी तरीके से एक गाना के फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरी बात इसमें अपना पूरा इमोशनल दिल खोल के निकालते हैं, ठीक है, जितना इमोशन रहता है उसके अंदर, तो यही होता है इसमें लिरिक में। तो एलिजाबेथन एज क्या है, एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस्ड मैनी ब्यूटीफुल लिरिक, बहुत सारे लिरिक लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिरिक लिखे गए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स वाज सर फिलिप सिडनी, और ये जो है बहुत ही अच्छा, सर फिलिप सिडनी बहुत ही अच्छा लिरिक लिखते थे, इसीलिए इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट बोला जाता है लिरिक्स के मामले में, सर फिलिप सिडनी को। इसके बाद है ब्लैंक वर्स होता है, ब्लैंक वर्स, वर्स मतलब पोएम। तो एक ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्स में ये एक फॉर्म है, ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, इट रेफर्स टू पोएट्री डज नॉट राइम, इसमें राइम का ध्यान ही नहीं दिया जाता, लेकिन मीटर तो फॉलो करते हैं। तो राइमिंग मतलब जो एंडिंग जो होता है उसमें एंडिंग जो होगा सेम लाइन से सेम साउंड से नहीं होगा, लेकिन मीटर जो रहेंगे, जैसे 5 मीटर की स्पेंसरियन स्टेंजा है, मान लीजिए आयम्बिक पेंटामीटर में कोई लिखा गया है, तो उसमें राइम फॉलो किए जाएंगे। राइम का मतलब एक स्ट्रेस और एक नॉन स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस रहेगा एक जगह, नॉन स्ट्रेस रहेगा, तो ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे स्ट्रेस निकलेगा, एक अनस्ट्रेस निकलेगा, तो उसी से राइम बनता है। तो ये अगर राइम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आपका कौन सा वीडियो होगा, देखिए द ईव ऑफ सेंट एगिंस का सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हैं राइम क्या है, मीटर क्या है। तो चलिए, ये तीनों इसके सोनेट लिखे गए थे, लिरिक और ब्लैंक वर्स, इसके बारे में तो जान गया। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिए फीचर क्या था जब लिखते थे ये लोग, तो फीचर उसमें क्या है, तो देखिए द लैंग्वेज यूज्ड इन एलिजाबेथन पोएट्री इज़ वेरी रिच, इस एज में जो भी एलिजाबेथन पोएट्री में जो भी पोएट्री लिखे गए थे उसमें जो लैंग्वेज लिखे गए थे बहुत हाई लेवल के लिखे गए थे, ताकि समझ में ना आए और उसको समझाने के लिए कोई चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा द राइटिंग वॉज फ्लोरी एंड इवोकेटिव, यहाँ पे फ्लोरी लाइन का यूज़ किया गया, बहुत ही अच्छे अच्छे लाइन का यूज़ किया गया था। उसके बाद वर्ड वर्ड बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा इवोकेटिव मतलब है इमेजिनेशन को, वर्ड के माध्यम से इमेजिनेशन भी करवा देते थे ये, वो पोएट्री के माध्यम से इमेजिन करने का, ऐसे लिखते थे कि इमेजिन करने पे मजबूर हो जाता था लोग। इसके बाद तीसरा क्या है, इसमें इट कंपेयर्स वर्ड्स और फ्रेजेस विद ड्यूअल मीनिंग्स, और इसमें जो मीनिंग लिखते थे उसका मतलब ही दूसरा निकलता था, इसमें ड्यूअल मीनिंग का उपयोग बहुत होता था ये लोग जो पोएट्री लिखते थे एलिजाबेथन पोएट्री में, ठीक है, एलिजाबेथन टाइम में। उसके बाद क्या है, मेटाफोर वाज कॉमनली डिप्लॉयड। अब देखिए मेटाफोर क्या है, तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको अगर हम अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको बाद में पढ़ाएंगे। तो मेटाफोर को बहुत यूज़ ये लोग करते थे जो उस टाइम के पोएट थे ये। उसके बाद क्या है, द ग्रेट फीचर ऑफ रेनेसा वॉज ह्यूमनिज्म दैट कैन सी द राइटिंग ऑफ एलिजाबेथन एज, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई कि पूर्ण जागरण से क्या हुई, ह्यूमनिज्म मानवता का विकास हुआ। उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में क्या उसके बाद हुआ कि मानव लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ से छोड़ के अब उस मानव का रिस्पेक्ट करने लगे, इंसान का रिस्पेक्ट करने लगे, उसके आर्ट का रिस्पेक्ट करने लगे थे इस टाइम की सबसे अच्छी बात यह है। अब देखिए आगे क्या है, तो देखिए आगे आपका फेमस पोएट के बारे में जानना है। तो देखिए फेमस पोएट में आपका सबसे पहला फेमस पोएट आता है इस टाइम के, विलियम शेक्सपियर। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है, ही वॉज द ग्रेट पोएटिक फिगर, क्या है, ग्रेट पोएटिक फिगर, ही वॉज अ ग्रेट पोएटिक फिगर एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस एज, इस एज के ग्रेट पोएटिक फिगर है और ड्रामाटिस्ट है। हु रोट अराउंड 154 सोनेट, 154 सोनेट वो लिखे हैं, ठीक है, और सारे के सारे बहुत ही फेमस रहते हैं, वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर, और दे आर वेरी फेमस इंग्लिश लिटरेचर, सारे के सारे सोनेट बहुत ही फेमस निकले। उसके बाद ही डेवलप्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ सोनेट कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। और देखिए इसके डेवलप जो किए गए थे न्यू फॉर्म सोनेट का लिखने का तरीका, उसको हम क्या करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं या फिर इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें दूसरे बहुत ही फेमस पोएट है एडमंड स्पेंसर, जो कि 1552 में पैदा हुए थे और 1599 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए एडमंड स्पेंसर क्या है, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड एलिजाबेथन एज, इस एज के सबसे बहुत ही अच्छे पोएट है, और उसे क्या कंसीडर किया जाता है, पोएट्स ऑफ पोएट, इसको पोएट का भी पोएट कहा जाता है इंग्लैंड में। His career began with the publication the Shepherd Calendar known as the first pastoral elegy, यहाँ पे pastoral elegy है। तो देखिए इसका कैरियर का जो बिगिन हुआ है, इसकी बिगनिंग जो हुई द शेफर्ड कैलेंडर से हुई थी, जिसको जो फर्स्ट पास्टोरल का एलिजी मतलब शोक गीत लिखा गया था, ठीक है, फर्स्ट में। अब ये इन्वेंटेड क्या किए थे, स्पेंसरियन स्टेंजा, इसका नाम क्या है, देखिए स्पेंसर, ये स्पेंसर है, एडमंड स्पेंसर जो जिसको इन्वेंट किया उसी को बोलते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइनें की होती है, 9 लाइन में एक आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और एम्बिक में एक अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, मतलब 5 फीट 5 फीट वाले सारे होती है। तो इसको अच्छे से समझाया वही वाला लेक्चर में द ईव ऑफ सेंट एगिंस के सेकेंड लेक्चर में,
क्योंकि उसमें द ईव ऑफ सेंटेंस के सारे लाइन क्या लिखे गए, स्पेंसरियन स्टेंजा, सारे के सारे स्टेंजा। तो ये इन्वेंट किए थे स्पेंसरियन स्टेंजा को। अब स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर हिज ग्रेट वर्क वाज द फेरी क्यून हिज पब्लिश 1590 इज एंड रिपब्लिश्ड इन 1596। स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर किसके लिए स्पेंसरियन स्टेंजा ये इन्वेंट किए थे, द फेरी क्यून जो पोएम है, द इपिक पोएम है गजब का, उसमें उसके लिए किए थे और ये 1590 में पब्लिश कराए थे। लेकिन एक बार और इसे रिपब्लिश कराया गया जो कि 1596 में कराया गया। ठीक है, अब दो हो गया, दो के बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए दो के बारे में और जाने तो देखिए यहाँ पे सबसे तीसरा में फेमस पोएट आता है सर फिलिप सिडनी। अब सर फिलिप सिडनी क्या है, ही वॉज अ फेमस राइटर एंड सोल्जर। ये बहुत ही फेमस राइटर थे और सोल्जर थे। अब सोल्जर के बारे में बताऊँ एक बात, तो देखिए जब ये इसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई थी, ऐसा हुआ था कि उस टाइम में जब ये सोल्जर थे, ये जो जब बॉर्डर पे थे, तो क्या हुआ था उस टाइम में इसकी गोली वोली शायद लगी थी। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, इसकी बहुत ही प्यास लगी थी मरते टाइम में, लेकिन उसको पानी अंततः मिला, लेकिन उसके साथ ही इसका साथी जो था अगल बगल में वो भी पानी से करकर आ रहा था। तो ये अपना पानी उसको पिलाया और ये इसके पानी से मृत्यु हो गई थी, प्यास से मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यही थी इसकी कहानी। इस फेमस पोएम इज द डिज़ायर्स लव, ही इज लविंग राइटिंग्स ऑन इट। और इसका जो फेमस पोएम है क्या है, द डिज़ायर्स ऑफ लव। और ही लव्स राइटिंग सोनेट, इसको सोनेट लिखने में बहुत ही मज़ा आता है। ही वर्क्स एस्ट्रोफेल एंड स्टेला कलेक्शन ऑफ 108 लव सोनेट। और इसका जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है इसमें कलेक्शन है, ये कलेक्शन है 108 लव सोनेट का इसका जो है। इसके बाद हम अगर बोले तो चौथा में है क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो जो था, क्रिस्टोफर मार्लो है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड फेमस पोएम। ये एक बहुत ही फेमस पोएट है जिसका पोएम जो है द फैसिनेट सेफर टू हिज लव रिपब्लिश्ड इन, यहाँ पे हिज है तो हिज लव पब्लिश्ड इन 1599, जो कि इसके फेमस पोएम है द फैसिनेट सेफर टू हिज लव, जो कि पब्लिश कराया गया था 1599 क्रिस्टोफर मार्लो का। तो ये चारों पोएट बहुत ही फेमस है। इसमें हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बोले बहुत ज़्यादा बड़ा नोट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा कम रहने दिए। अब इसमें देखिए जब उस टाइम में जो सारा पोएट्री लिखते थे उसमें कॉमन थीम क्या था, देखिए उस टाइम में जो लिखा जाता था हमेशा लव के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में और सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। वहाँ पे जो राजनीति चलती थी उस पर बहुत ही लिखा जाता था, वहाँ पे सामाजिक के बारे में, इसके अलावा मानवता के बारे में, उसके बाद प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत ही लिखा जाता था। अब इस पूरे का समरी हम कंक्लूड करें तो देखिए कंक्लूजन भी तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स कैसे अच्छे लगेंगे जब हम उसका पॉइंट वाइज अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब द एलिजाबेथन एज, अब क्या द एलिजाबेथन इज ए सच अ गोल्डन पीरियड, यह सच में ही गोल्डन पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एंड इट वाज एन एज इंग्लैंड इंजॉयड और ये ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इस टाइम में क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ किसका, इंग्लैंड का, इस टाइम में इस गोल्डन पीरियड में। अब द क्वीन एलिजाबेथ इज लगी फॉर इंग्लैंड, और ये जो क्वीन एलिजाबेथ आई थी इसके जो इंग्लैंड के लिए बहुत ही लकी साबित हुई। तो इसी के साथ आपका पूरा नोट्स खत्म होता है। बहुत ही अच्छे से इसको नोट्स बनाया गया है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा मेटाफिजिकल या फिर और पे, तो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर लेट होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख हमको होता है, क्योंकि हम टाइम से नहीं डाल पाते हैं। लेकिन हम अगर जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा कम लिखे या फिर बेकार लिखे तो यार अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लेकिन जो भी लिखते हैं मज़े से लिखते हैं और अच्छे से लिखते हैं, ताकि देखने में मज़ा आए और पढ़ने में भी मज़ा आए। तो यार इंतज़ार कीजिए, आपकी सब्सिडी हिस्ट्री वगैरह वो भी लॉन्च की जाएगी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में, सारी की सारी डाली जाएगी। तब तक मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई करते रहो यार। ठीक है।